Hello friends, my name is Medhavi and I'm Cost and Management Accountant. In this video, we'll be going to discuss the question answers of chapter number 4, that is working capital, which we have discussed in the previous video. जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स जो इस पीपीटी में होंगे वो दो बुक्स की कॉम्बिनेशन से बने हैं, दैट इज बीपीपी एंड कापलान. So without wasting our time, without wasting our much time, let's start with our question number 1. The question number 1 is the following has been calculated for BP company. Receivables दे रखे हैं हमें 58 days और इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 10 times per annum. पेबल्स डेज दे रखे हैं हमें 45, नॉन करंट असेट डेज दे रखे हैं 36 और हमें निकालना है लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल. तो हमने ये पढ़ा था कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल को हम कैसे निकालते हैं. हम उसमें सबसे पहले इन्वेंट्रीज के डेज ऐड करते हैं. इन्वेंट्रीज कन्वर्जन डेट कि इन्वेंट्रीज कितनी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, उसमें अपन ऐड करते हैं रिसीवेबल्स डेज. डेटर से हमको कब कितने दिनों में रिसीवेबल्स मिलेंगे और उसमें अपन माइनस करते हैं पेबल्स डेज. पेबल्स डेज आर माइनस, हम माइनस इसलिए करते हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जब हमको कैश बेनिफिट मिल रहा है, एक तरीके से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हमें सप्लायर्स को जो कैश देना है, सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल को कैश देना है, वो इतने टेन्योर के बाद देना है. This is a kind of a short-term borrowing kind of thing we are getting from the supplier. So and that's to its interest free. So it's a kind of benefit we are getting. ठीक है, इसलिए पेबल्स डेज माइनस होते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल में, क्योंकि कैश ऑपरेटिंग साइकिल में ये निकालते हैं कि वर्किंग कैपिटल को हम है ना कितने दिनों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, सो होता है वो होता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल. सो हमें दे रखा है 58 डेज, हमें ये दे रखा है 45 डेज पेबल्स के, और अब हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर. ठीक है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है और हमें इन्वेंट्री डेज निकालना है. तो इन्वेंट्रीज का कन्वर्जन डेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था कि हम ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. वो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री कितनी जल्दी टर्न हो रही है, किस में, वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है फिनिश गुड्स में, तो वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर. टर्नओवर का जो मीनिंग होता है कि कितनी जल्दी इन्वेंट्री सेल आउट हो रही है, फिनिश गुड्स होने के बाद कितनी जल्दी सेल आउट हो रही है. Whereas inventories days जब निकालते हैं उनका फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 डेज, राइट. सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर. हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री which is equals to 10. And what is the formula of inventory days? Inventory days equals to average inventory into 365 days upon cost of sales, right? So we can write that inventory days is equals to 365 upon 10 times per annum. So if we divide, अगर इसको अपन flip कर देंगे तो क्या आएगा, cost of sales upon average inventory, which is inventory turnover. So if we want to know the inventory days, we just simply have to divide 365 days upon inventory turnover so as to get the inventory days, which is equals to 36.5. So by solving this 36.5 plus 58 minus 45, that is equals to 49.5. So the correct option is option number B, that is 49.5. Question number 2. D company decides to offer a 2% early settlement discount. D company उसने डिसाइड किया कि अगर कस्टमर्स ने जल्दी पे कर दिया तो हम उनको 2% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, ताकि क्योंकि उन्होंने जल्दी पे किया तो 2% बेनिफिट मिलेगा कस्टमर्स को.
that half of the customers take up. जितने भी कस्टमर्स थे उनमें से आधों ने ये ऑफर ले लिया, किसका, डी कंपनी का. दे पे इन 1 month इंस्टीड ऑफ यूजुअल 2. तो कस्टमर ने क्या किया, 1 महीने में पे कर दिया. जनरली वो पेमेंट 2 महीने में करते थे, लेकिन उन्होंने 1 महीने में ही वो पेमेंट कर दिया. डी कंपनी पेज 10% पर एनम फॉर इट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. तो अगर हाँ, डी कंपनी की जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती थी उसमें वो देते थे 10% पर एनम. क्योंकि डेटर्स अगर लेट दे रहे हैं तो उनको अपना वो बिजनेस तो चलाना ही होगा ना, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से अपना बिजनेस चलाती थी. कौन सी, डी कंपनी. सो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव, क्या इम्पैक्ट होगा अर्ली डिस्काउंट सेटलमेंट का और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा जब आधे कस्टमर्स ने जल्दी पैसा पे कर दिया. ओके तो आधे कस्टमर में पैसा पे कर दिया और आधे कस्टमर को अपन ने 2% डिस्काउंट दे दिया. 2% डिस्काउंट देने का मतलब है कि हमें मान लीजिए मिल रहा था 100 रुपये, लेकिन हमें अपन को कितने मिलेंगे, 98 रुपीज़. तो और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हुई तो मतलब मान लीजिए जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें कॉस्ट लगती थी पहले, हमें किसी चीज़ की कॉस्ट लगती थी पहले 100 रुपये, अब वो उसकी कॉस्ट लगेगी 99 रुपीज़. क्योंकि 10% पर एनम दे रखा है. तो 1 महीने का अगर अपन निकालेंगे, इसको भी अगर अपन फुल ईयर के ले लेंगे 2%, ये पर मंथ दे रखा है क्योंकि जल्दी डिस्काउंट दे दिया, और ये पर एनम दे रखा है. तो 10% पर एनम, सो विच इज इक्वल्स टू 10 divided by 12. There are 12 months in a year. So approximately जो 1 महीने का हमें फायदा हुआ, that is equals to 0.833%, right? तो अगर हमें अब हमारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश ऑपरेटिंग साइकिल का ये फर्क पड़ेगा कि अगर अर्ली डिस्काउंट आ गया तो रिसीवेबल्स के डेज कम हो गए. रिसीवेबल्स के अगर डेज कम हो गए हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होगी, जो हमें पहले मतलब 10% देना पड़ रहा था, अब हमें उतना नहीं देना पड़ेगा उस 1 महीने के लिए. तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल जनरली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. जस्ट रिड्यूस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि हमारे जो डेटर्स हैं उन्होंने जल्दी पे कर दिया, तो हमारे रिसीवेबल डेज जो थे वो कम हो गए. फिर रिसीवेबल डेज हो गए, कम हो गए, तो लेंथ ऑफ द कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस. ठीक है. वेराज हमारे प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा था और जैसे मान लीजिए हमारे एक ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए 1000 है. ठीक है. 1000 में अपन ने अर्ली डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन अब हमें 98 ही मिले, तो 2 रुपये का हमें लॉस हो गया. ठीक है. 2 रुपये का लॉस तो हुआ, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से हमें फायदा भी हुआ. फायदा कितना हुआ, हमें फायदा हुआ 0.833%. जितने भी 100 रुपये का 0.83%. तो 100 रुपये का अगर 0.83% अपन निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.833, क्योंकि अगर उसको 100 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना फायदा हुआ. ओवरऑल देखे तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस ही हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी आर लूजिंग मोर देन व्हाट वी आर सेविंग. वी आर सेविंग 0.833 and we are losing 2 rupees. So since we are losing more than the saved amount, so our profit will also be reduced. ठीक है. I hope you understand. So our question number 3 is, WW company has current ratio 2. Receivables are 3 million. Current liabilities are 2 million. What are the inventory days if the cost of sales is 10 million per annum? तो हमें दे रखे हैं ये सारी चीजें. सबसे पहले तो अपन करंट रेशियो दे रखा है, रिसीवेबल्स दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है. तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट्स इंक्लूड्स receivables, prepaid expenses, inventory. Since we have been given the information of the receivables, and we have to calculate the inventory days, so we have to add the inventories also in the current assets.
So some point will be missing. That's why we have been asked for the inventory days. तो ये क्लू मिल रहा है हमें, इन्वेंट्री डेज से हमें ये क्लू मिल रहा है कि जो करंट रेशियो है 2, that consists of a current assets, and current assets comprises of the receivables as well as inventories. वो वहाँ से inventories का clues हमें कहाँ से मिला, inventory day से. So current ratio is equals to receivables is 3 million plus inventory is, let's take inventory as x upon current liabilities, which is 2 million. So current ratio has been provided to us is 2. So 2 into 2 is equals to 4 divided by 3. 4 divided by 3 is equals to 1.33 million. So 1.33 million is our inventory. तो हमें इन्वेंट्री डेज निकालना है. इन्वेंट्री डेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 डेज. सो हमें एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखी. अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखी तो हमें जो भी इन्वेंट्री की जो ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों में से जो भी दे रखा होता है उसको अपन डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का बैलेंस नहीं दे रखा, तो हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे. तो अगर एवरेज नहीं होता हमारे पास तो ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी बैलेंस दे रखा है उसको ही हम ले लेते हैं किस इन्वेंट्री डेज निकालने में. तो सिंस जनरली जो इन्वेंट्री हमें प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चंस में या जो भी हम डिराइव करते हैं वो होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री 1.33, क्योंकि इसको अपन डिवाइड नहीं करें 2 से. अब रीजन मैंने अभी बता दिया था, अपॉन 10 इंटू 365 डेज, विच इज इक्वल्स टू 48.6 एंड आवर आंसर इज 36.5. हमने कहाँ गलती की है ये हमें देखना पड़ेगा अभी. 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3. हाँ, हमने यहाँ गलती की है. सो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना था, -3 करना था. ये कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया अपन ने. तो हमारी जो इन्वेंट्री आ गई वो 1 मिलियन आ गई. तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 365 दैट इज इक्वल्स टू 36.5. राइट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, डिवाइड नहीं करना था. सिंस ऐड का साइन ले रखा है तो इसको ऐड करेंगे और इसको मतलब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे अगर हम दूसरी स्लाइड में फ्लिप करते हैं तो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट डिस्क्राइब ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग का अपन ने फिनोमेना पढ़ा था. ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्रीज है उसको तो अपन सेल कर ही रहे हैं और हमारी जो इससे क्या हो रहा है, हम हमारी एक्सेसिव सेलिंग हो गई तो उससे क्या होएगा, हमारी जो लिक्विडिटी होगी ना कंपनी की उसकी क्राइसिस आ जाएगी. दैट इज ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, एक्सेसिव अपन कुछ एक लिमिट से अपन कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं जितना अपन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जितने पास अपने फंड्स नहीं है, जितने पास अपने फंड्स नहीं है. तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगी हमारे बिजनेस में एंड दैट इज ओवर ट्रेडिंग. सो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन है. सेलिंग मोर देन यू कैन मैन्युफैक्चर एंड और यू होल्ड इन द इन्वेंट्री, ऐसा हो ही नहीं सकता. एक्सेसिव सेल भी होती है ना, तो भी एक्सेसिव सेल को मीट आउट करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री ज़रूर होती है. तो हम मैन्युफैक्चर करने से पहले या हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा अपन अगर सेल कर देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल तभी होती है जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को. Having too much working capital then thus reducing the profitability, that's the overcapitalization. Overcapitalization क्या होता है कि जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है और उतनी हमारे करंट एसेट्स में कुछ ज़्यादा ही हमारे पैसे अटके हुए हैं और उससे ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस होता है. सो इट्स नॉट ओवर ट्रेडिंग, इट्स ओवर कैपिटलाइजेशन. सेलिंग स्टॉक्स एंड शेयर आउटसाइड दी स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग आवर्स, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ट्रेडिंग जब भी होगी वो 9:30 से स्टार्ट होके 3:30 तक ही ख़त्म होगी, 3:15 तक ही ख़त्म होगी. सो ये नहीं हो सकता. सफरिंग लिक्विडिटी इश्यूज एज द ग्रोइंग
as a result of growing too quickly, so it's over trading, as I've discussed the meaning of over trading earlier. Question number 5, company sells some inventory on credit for a profit. All else being equal, what will happen to the quick ratio and current ratio after the sales? So हमने इन्वेंट्री सेल आउट कर दिया और इन्वेंट्री हमने सेल आउट की क्रेडिट पे, तो हमारी जो इन्वेंट्री कम हुई लेकिन हमारे डेटर्स बढ़ गए, हमारी इन्वेंट्री कम हुई लेकिन हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो और हमने जो सेल किया है वो प्रॉफिट पे सेल किया है। तो अब अपन देखते हैं कि करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। करंट रेशियो मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो अपनी उतनी की उतनी ही रही, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स में क्या हुआ, हमारी इन्वेंट्री कम हो गई लेकिन हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, और जो कि डेटर्स इंक्रीज हुए हैं वो प्रॉफिट में अपन ने भेजा है, तो हमारी इन्वेंट्री जितनी कम हुई उससे ज़्यादा हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, हमारे डेटर्स इंक्रीज हुए, वो भी प्रॉफिट में आए, प्रॉफिट में अपन ने सेल आउट किया है। सो ओवरऑल हमारे क्या होगा, करंट रेशियो इंक्रीज ही होएगा। अब देखते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कंप्राइजेस ऑफ करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो करंट असेट्स में हमारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ, डेटर्स के इंक्रीज से। इन्वेंट्री को तो अपन यहाँ पे देखते ही नहीं है, तो इन्वेंट्री का डिक्रीज हमारे कोई मतलब लेना देना नहीं है उससे। सो अगर हमारे डेटर्स इंक्रीज हुए तो हमारे क्विक रेशियो भी ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, ठीक है। आंसर इज डी ऑप्शन, इंक्रीज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिम्टम ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का अपन ने अभी अभी मीनिंग डिस्कस किया था, तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्टैटिक लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर स्टैटिक लेवल तो नहीं होगा, स्टैटिक मींस सेम पोजीशन पे ही है वो लेवल जो पहले था, ठीक है, तो स्टैटिक नहीं होगा। रैपिड इंक्रीज इन प्रॉफिट, नो नो नो, ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट इंक्रीज होता है लेकिन एक इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो रैपिड इंक्रीज तो नहीं कह सकते। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो इंक्रीज होता है, करंट रेशियो इंक्रीज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपन जो सेल आउट कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि हम अपनी लिमिट से ज़्यादा कुछ सेल कर रहे हैं, हम अपनी लिमिट से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन लिमिट में हमारी इन्वेंट्रीज तो होंगी हमारे पास, सभी तो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है उससे ओवरऑल हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा है। तो करंट रेशियो अगर इंक्रीज ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज हो, क्योंकि हमारे डेटर्स को हम ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट में बेचें, नो प्रॉफिट लो लॉस सिचुएशन में भी बेच सकते हैं, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, यस देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन सेल्स इन ओवर ट्रेडिंग। हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसमें अपन को निकालना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टाइम क्या, कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल, एवरेज टाइम कन्वर्जन, एवरेज टाइम हमारा जो रॉ मटेरियल हुआ वो इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल वेयर हाउस में रहा वो, ठीक है, वेयर हाउस में अपन ने जो रखा उसको होल्डिंग टाइम, उसे होल्डिंग टाइम भी बोलते हैं। माइनस क्या करते हैं अपन पेबल्स डेज माइनस करते हैं, अपन ने अभी क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने पेबल्स डेज माइनस किए थे, ठीक है। और ऐड क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स डेज, डेटर्स हमें कितनी जल्दी पैसा दे देंगे, दैट इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल। Question number 8, fill in the blanks with the following: current assets, current liabilities, inventories. So quick ratio is equals to current assets minus inventories upon current liabilities. ठीक है। So question number 9, which of the following describes overcapitalization and which describes over trading? Over trading का तो मतलब अपन ने अभी डिस्कस किया था। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल में अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेव कर दिया, अपन ज़्यादा से अमाउंट सॉरी वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन ने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन, और उससे क्या होता है ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है।
So option number A is a company with excessive investment in working capital, that is over capitalization. And applying our common sense, the other one would be over trading. A company trying to support too large volume of trade and with the capital resources at its disposal, that is over trading. Okay. Question number 10, which of the following best defines the current ratio? हमें ये बताना है कि current ratio किससे ज़्यादा अच्छे से define हो पाएगा. The ratio of current assets to current liability, for the majority of the business it should be at least 2. Ideal current ratio हमें पता था कि 2 होना चाहिए, पर at least 2, think about it. The ratio of current assets to current liabilities for the majority of the business, it should be at least 1. The ratio of the current assets excluding inventory for the majority of the business, it should be at least 1. No, current ratio includes the inventory. So option number C तो हट ही गया. The ratio और इसमें current liabilities भी नहीं, upon current liabilities भी नहीं बताता, तो C option is not valid. Option number D, गलती से C लिख दिया गया है, that is option number D. The ratio of current assets excluding inventory to current liabilities for the majority of the business, it should be at least 2. Option number D भी valid नहीं है, क्योंकि इसमें inventories exclude कर रहे हैं, whereas actually में inventory include होती है. So हमें देखना है ऑप्शन नंबर A और B में से कौन सा सही है. So अब आप सुनिए मेरी बात. जो करंट रेशियो होता है, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वी हैव रेड दैट द आइडियल करंट रेशियो इज 2. सो अगर आइडियल करंट रेशियो 2 हुआ तो तब तक तो बेरेबल है. अगर करंट रेशियो से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन का एक आ जाएगा हमारे पास, बिग पब आ जाएगा कि पता चल जाएगा कि अब ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है अगर 2 से ज़्यादा हुआ. तो जो ऑप्शन नंबर ए ये बोल रहा है कि और ओवर कैपिटलाइजेशन हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा. तो 2 से ज़्यादा हम बेयर नहीं कर सकते, 2 तक बेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा हम बेयर कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अगर एक होगा मतलब हमारे करंट एसेट इतने सफिशिएंट है कि वो करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 होगा तो इसका मतलब होगा कि करंट एसेट ट्वाइस हमारी करंट लायबिलिटीज़ के. तो 2 तक तो बेरेबल है, 2 से ज़्यादा बेरेबल नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि एटलीस्ट 1 ठीक है, वेल एंड इनफ. 2 बेरेबल, 3 नॉट बेरेबल. So question number 11, the account receivables payment period is the calculation of the time taken to pay all the accounts receivable. No, accounts receivable includes trade receivable and others. Receivables and other. So when we are calculating the accounts receivable period, so we just take into account the trade receivable amount. So yeah, so the statement is false just because of the fact we don't take the whole account receivable into our account for calculating the account receivable payment period. We only take trade receivables. Question number 12. What are the most likely period for lengthening the inventory turnover period? हमें inventory turnover का period हमें बढ़ाना है, तो हम उनको कैसे बढ़ाएंगे? वो कैसे बढ़ाएंगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में इनटू फिनिश गुड्स. अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारी लेंथन हो जाएगी. और क्या होगा, और क्या कर सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, और हम है ना वेयर हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी इन्वेंट्री को खरीद रहे हैं. अब वो कैसे होगा, बल्क में बहुत सारी इन्वेंट्री खरीद ली, अब उस इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए. अब उस वेयर हाउस को अगर उस वेयर हाउस में ज़्यादा दिन तक इन्वेंट्री रहेगी तो इन्वेंट्री को टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होगा. तो इवन अगर हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड ज़्यादा होगा. दैट्स two probable answers, two points of the probable answer of this. Question number 30. What is the working capital requirement of a company with following average फिगर्स ऑन द ईयर? हमें इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, हमें ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स दे रखे हैं, हमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस दे रखे हैं और ट्रेड अकाउंट पेबल्स दे रखे हैं. हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज वर्किंग कैपिटल. सिंस वी हैव प्रोवाइडेड द इन्वेंट्री, so we will be going to add, because it's a current asset, trade and account receivables, it's a current asset, we are adding it.
Cash and bank balances are current assets. We have to add the same also, and trade accounts payable we have to reduce just because of the fact it's current liability. Solving this, we get 3950, which is working capital requirement $3950. We are going to discuss one illustration as well. X has the following expectations for the forthcoming period. Sales दे रखे हैं हमें 10 million, materials दे रखे हैं 6, other costs दे रखी है, profit दे रखा है, हमें inventories के days दे रखे हैं, receivables days दे रखे हैं और payables days दे रखे हैं. हमें निकालना है working capital requirement. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, अपन को अमाउंट चाहिए होता है किसका, इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल्स का, कैश एंड बैंक बैलेंस और ट्रेड अकाउंट. इन शॉर्ट हमें करंट असेट्स के अमाउंट और करंट लाइबिलिटीज के अमाउंट चाहिए होता है. हमें यहाँ पे इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, रिसीवेबल्स डेज दे रखे हैं और पेबल्स डेज दे रखे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें भी दे रखी है. तो इनसे कॉम्बिनेशन से हम वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं. सो आवर आंसर स्टार्ट्स computation of working capital. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट एसेट्स को डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं इन्वेंट्री को. ये हमारी इन्वेंट्री कितनी है, हमें ये दे रखा है कि हमारी इन्वेंट्री डेज दे रखी है 30 और इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स into 365 days, which is equals to inventory days, which is given to us, it's 30 days. तो हम क्या करेंगे, हम मटेरियल्स के ऊपर जितना भी हमारा खर्चा हुआ है वो ले लेंगे इन्वेंट्री डेज में. ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू मटीरियल के ऊपर खर्चा कितना हुआ है, दैट इज 6 अपॉन 365, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री. By solving this, we get 30 into 6 divided by 365, that is equals to 0.49 million. Similarly, we are going to calculate the receivables days. So we are provided receivables days. We know the formula of receivable days is equals to trade receivables upon sales, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही अपन को रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं जितना अपन ने सेल किया है. वी आर अज्यूमिंग इन दिस क्वेश्चन दैट ऑल द सेल्स फिगर गिवन इन देयर इज क्रेडिट सेल्स. तो सेल्स रिसीवेबल अपॉन क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन सेल्स इनटू 365 डेज, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिसीवेबल्स. ठीक है, तो वी हैव बीन प्रोवाइडेड ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है हमारे पास, सेल्स हमें दे रखी है 10 और इंटू 365 डेज, और रिसीवेबल्स डेज जो हमें दे रखे हैं दैट इज 60 डेज. तो वी कैन राइट लाइक दिस 365 into 10, that is equals to receivable days, receivables, trade receivables, right? So that is equals to 1.64. And similarly we're going to calculate the trade payables. So directly we are discussing the formula, that is trade payables upon purchases into 365 days. तो मटेरियल का हमें परचेजेस का अमाउंट दे रखा है 6 जो अपन ने पिछले देखा था, और पेबल्स डेज दे रखे हैं 40. सो उसको अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 365, दैट इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल्स अमाउंट, which is equals to 40 into 6 divided by 365, that is equals to
0.65, so we should minus 0.65. So working capital is equals to current assets minus current liabilities. Inventories हमने निकाल दी, receivables हमने निकाल दिए, payables हमने निकाल दी. अब solving this, we get 1.48 million. So our working capital requirement is 1.48 million. So that was our last illustration. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो please do comment on the comment box. Give your suggestions. अगर आपको कोई suggestions देने हो, do like, share, subscribe our channel Foundation Learning, and do visit our website www.foundationlearning.in. Till then, bye and signing off. Take care, guys.